ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र उसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ है। अतः मानव भूगोल एक विकसित होता हुआ एक प्रगतिशील विषय है जिसमें निरंतर नई तथ्यों को मिलाया जा रहा है, उनका समावेश हो रहा है, अर्थात मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा है। इस विषय के प्रारंभिक समय में केवल मनुष्य की गतिविधियों, मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों तथा समायोजन को महत्व दिया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक रेटजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी नाम की एक किताब का प्रकाशन किया। रेटजेल का यही ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ। इससे पहले एक जनरल ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता था, सामान्य भूगोल, जिसमें भूगोल के भौतिक पक्षों, फिजिकल फैक्टर्स एज वेल एज मानवीय पक्षों, ह्यूमन फैक्टर्स का एक साथ अध्ययन किया जाता था। फ्रेडरिक रेटजेल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से पृथक कर एक अलग मानव भूगोल विषय की स्थापना की। मानव भूगोल के व्यवस्थित विकास के साथ ही उसके विषय क्षेत्र का स्वरूप निर्धारित हुआ। मानव भूगोल पूर्ण रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करता है: मानव, मानव वर्ग एवं समाज तथा समाज की क्षमता एवं कार्य। दूसरा, मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट से समायोजन। तीसरा, मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों में समायोजन के द्वारा सांस्कृतिक वातावरण या कल्चरल एनवायरनमेंट का बनना। इन तीनों तथ्यों को एक बार थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जिन प्रकार के तथ्यों का मानव भूगोल में अध्ययन होता है उनमें है मानव, मानव वर्ग, समाज तथा मानव की क्षमता एवं कार्य। मानव, जैसे हम इसमें मानव के उद्भव और विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन का अध्ययन करते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं लगभग 20 लाख साल एप से, कपी से, होमो हेबिलिस, ओरियोपिथेकस, पैरापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नोन से लेकर आधुनिक मानव होमो सेपियन तक मानव का किस प्रकार विकास हुआ। मानव वर्ग का अध्ययन करते हैं, मनुष्य की प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, रेसेस ऑफ मैनकाइंड, विश्व की जनजातियों का अध्ययन किया जाता है, और मनुष्य जो मानव वर्ग है इनके समाज का अध्ययन किया जाता है, इनके अधिवासों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक गतिविधि और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे प्रकार के तथ्य, मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। मनुष्य के जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो उसके प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करते भी हैं। सबसे पहले तो जो भी कार्य हैं वो प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। जो भी आर्थिक क्रियाकलाप मनुष्य करते हैं, जैसे जो मनुष्य वर्ग नदी, पोखर, तालाब, समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछली पालन करते हैं। जो रेगिस्तान में रहते हैं ट्रेडिशनली वो लोग पशुपालन का कार्य करते थे। तो ये मछली पालन का कार्य वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में मछलियाँ उपलब्ध हैं। अगर कहीं पर धरती में खनिज पाए जाएंगे तो वहाँ पर खनिज कार्य होगा। मनुष्य की कार्य क्षमता भी प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन इक्वेटोरियल रीजन्स they cannot work for longer hours because high temperature and high humidity is highly enervating. जो भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की कार्य क्षमता बहुत अधिक नहीं होती
क्योंकि वहाँ की जलवायु में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण उन्हें बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, बहुत उमस भरा, साल में 365 दिन तापमान उच्च रहता है और आर्द्रता भी उच्च रहती है, जिसके कारण कि उमस भरा और थकान भरा मौसम होता है, जलवायु होती है। तो मानव की क्षमता, मानव के कार्य, आर्थिक कार्य, गैर आर्थिक कार्य सभी प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। तीसरे प्रकार के तथ्य मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों में समायोजन के द्वारा बना सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्य द्वारा निर्मित चीजें हैं, जो मनुष्य द्वारा इस सृष्टि पे, पृथ्वी पे बनाई हुई जो वातावरण है उसे हम सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए गए अधिवास, रहने के स्थान, गांव, शहर, कस्बे, परिवहन के लिए सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, बंदरगाह, फैक्ट्रियां, दुकानें, ये सभी उस इलाके के सांस्कृतिक वातावरण है। तो सांस्कृतिक वातावरण में जो चीजों का निर्माण होता है वह भी मनुष्य किसी वैक्यूम में नहीं करता, वो भी उस इलाके के, उस जगह के, उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाई ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई, उबड़ खाबड़ वाले पहाड़ों पर अधिक रेलवे ट्रैक्स नहीं बने होते, रेलवे लाइनें अधिक नहीं बनी होती। सिमिलरली किसी इलाके की आर्थिक गतिविधियां भी उसके सांस्कृतिक वातावरण का हिस्सा होती है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां मनुष्य वर्ग द्वारा की जाती हैं। तो अगर कहीं पर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है, लो इस्पात कारखाना है, तो वो बहुत हद तक उसके प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। उस इलाके के आसपास कहीं लोहा या इस्पात मिलता होगा, या फिर वो वह कोई बहुत बड़ा शहर होगा जहाँ पर लोह और इस्पात की खपत हो। तीसरा कारण हो सकता है कि वो कोई बंदरगाह हो जहाँ पर लोह और इस्पात का आयात होता होगा। तो सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें उस मानव वर्ग की भाषा, उसका धर्म, उस मानव वर्ग द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली तकनीकें, उसकी सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उस इलाके की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और वहाँ की कला, सांस्कृतिक भाषा, गीत, संगीत, नृत्य, ये सभी उस मानव वर्ग का सांस्कृतिक वातावरण बनाते हैं। और इन सभी पे कहीं ना कहीं प्राकृतिक वातावरण की छाप होती है। उदाहरण के लिए हम राजस्थान का लोक संगीत या लोक नृत्य इनमें देखें तो आपको, या मकानों में के ऊपर, कच्चे मकानों के बाहर बनाए जाने वाले चित्र देखें तो आपको ऊंट, मोर, हिरन, इन पशुओं के चित्र दिखेंगे। आपको कहीं पे जेब्रा या हाथी या ऐसे जानवर जो राजस्थान में नहीं मिलते, उनके चित्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिमिलरली आप लोकगीत राजस्थान के देखेंगे तो कनिहारी, क्योंकि पानी भरने के लिए जाना कुएं पर, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू डे एक्टिविटी, रोज का एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। यह आपको राजस्थान के लोक गीतों में, लोक संगीत में देखने को मिलेगा, पनिहारी गाना। तो किसी भी मानव वर्ग का, किसी भी इलाके का सांस्कृतिक वातावरण उसके प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। कच्चे मकान, राजस्थान में बनाए जाने वाले कच्चे कच्चे मकान, क्योंकि वो ठंडे रहते हैं गर्मियों में और सर्दियों में गर्म रहते हैं। फ्लैट रूफ्स, बिल्कुल जो उनकी छत होती है वो फ्लैट होती है, क्योंकि तिरछी बनाने का कोई कारण ही नहीं है, इतनी वर्षा ही नहीं होती कि छतों के ऊपर पानी इकट्ठा हो और आपको तिरछी छतें बनानी पड़े। ये 3 प्रकार के तथ्य मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को अगर विस्तार से पढ़ें तो इसमें निम्नलिखित तथ्य आते हैं। नंबर 1, जनसंख्या तथा उसके विशेषताएं। नंबर 2, प्राकृतिक वातावरण के तथ्य एवं मानव के समायोजन का अध्ययन। नंबर 3, सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदृश्य। नंबर 4, संसाधन उपयोग एवं संसाधन नियोजन। नंबर 5, वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम। नंबर 6, मानव भूगोल के भूदृश्यों का क्षेत्रीय वितरण या स्थानिक संगठन। और नंबर 7, इन क्षेत्रीय स्थानिक संगठनों के
अंतरस्थानिक संबंधों का अध्ययन, जिसमें स्थानिक संगठनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव समाज के हित में किया जाता है। अगले वीडियो में इन सभी तथ्यों को डिटेल में अध्ययन